अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात समान कानून व्यवस्था की। आज उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया। इसी के साथ उत्तराखंड आजादी के बाद इस दिशा में कदम बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और इस विधेयक के जरिए एक समान कानून व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। जाहिर है कि उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने से काफी कुछ बदल जाएगा। समान नागरिक उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर उत्तराखंड ने बड़े बदलाव की ओर कदम बढ़ा दिया है। जानकारों की माने तो ये सम्मान न्यायिक व्यवस्था के लिए ऐतिहासिक पहल है। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। इस दौरान सियासी शोर शराबे और हंगामे के बीच सदन में सत्ता पक्ष का उत्साह भी दिखा। जय श्री राम के नारे भी सुनाई दिए। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से काफी कुछ बदल जाएगा। खासकर महिलाओं के अधिकारों को मजबूती मिलेगी। बहु विवाह जैसी कुरीति पर रोक लगेगी। बिल के ड्राफ्ट में शादी तलाक प्रक्रिया से जुड़े अहम बिंदुओं को भी शामिल किया गया है। उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुए बिल के अनुसार शादी के लिए लड़के की आयु 21 साल और लड़की की आयु 18 साल होनी चाहिए। शादी का रजिस्ट्रेशन धारा 6 के अंतर्गत जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर 20,000 रूपए का जुर्माना लगेगा। तलाक के लिए कोई भी पुरुष या महिला कोर्ट में तब तक नहीं जा सकेगा जब तक विवाह की अवधि 1 साल न हो गई हो। विवाह चाहे किसी भी धार्मिक प्रथा के जरिए हुआ हो, तलाक केवल न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही हो सकेगा। किसी भी व्यक्ति को दोबारा विवाह का अधिकार तभी मिलेगा जब कोर्ट ने तलाक पर निर्णय दे दिया हो और उस आदेश के खिलाफ अपील का कोई अधिकार नहीं रह गया हो। संपत्ति को लेकर महिला और पुरुषों के बीच बराबर अधिकार होगा। इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। ऐसे जोड़ों को अपने माता पिता की जानकारी भी देनी होगी। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा। इसके साथ ही उनके लिए गोद लेने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। नौकरी पेशा बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी और उसे मुआवजा मिलेगा। पीड़ित पक्षों के बीच मुआवजे की हिस्सेदारी को भी तर्क संगत बनाने की कोशिश की गई है। मसलन पति की मृत्यु की स्थिति में यदि पत्नी पुनर्विवाह करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माता पिता के साथ साझा किया जाएगा। पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति में बच्चों की कस्टडी उनके दादा दादी को दी जा सकती है। 7 अध्याय 182 पन्ने और ये जो लंबी मशक्कत थी जस्टिस रंजना देसाई वाली 5 सदस्यों की टीम ने उस ड्राफ्ट को जो तैयार किया, उसके बाद अब ये एक कानून की शक्ल ले रहा है। अब इसके प्रावधानों पर अगर आप जैसे जाते हैं तो पहला जो अध्याय है वो बात करता है विवाह हेतु अपेक्षित आवश्यकताएं, विवाह के अनुष्ठान, यानी जो विवाह से जुड़े सिविल कोड हैं उसके बारे में बात करता है। इसके साथ ही अध्याय 2 कहता है संहिता के प्रारंभ होने के बाद अनुबंधित विवाह का अनिवार्य पंजीकरण, यानी शादी हुई है अब विवाह का पंजीकरण बेहद जरूरी होगा। और उस पंजीकरण के साथ आपने कई अधिकारों की बात की है कि अगर पति नहीं है तो पत्नी के ऊपर जिम्मेदारियां क्या है, अगर पत्नी नहीं है तो उसके परिवार की जिम्मेदारियां होंगी। उन सब का पूरा ब्यौरा शादी के रजिस्ट्रेशन से लेकर के तलाक की जो स्थिति है उसमें भी समुदाय कोई भी हो, धर्म कोई भी आप मानने वाले हों, जो कोड होगा वो एक जैसा होगा। अब ये भी जान लीजिए कि यूसीसी की जरूरत क्यों है। दरअसल कानून की नजर में सब समान है। हमारा संविधान भी बिना किसी भेदभाव के समता के मौलिक अधिकार की बात कहता है। लेकिन भारत में अलग अलग पंथों और धर्मों के पर्सनल लॉ यानी निजी कानून है, जिनकी वजह से एक समान न्यायिक व्यवस्था लागू नहीं हो पाती है। व्यवस्था में इसी खामी की वजह से लंबे वक्त से यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत महसूस की जा रही थी। यही वजह है कि मार्च 2022 में धामी सरकार के गठन के बाद से ही रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। ये ड्राफ्ट तैयार किया गया और उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी बिल पेश करने वाला पहला राज्य बन गया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। देहरादून से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए अब आपको ऐसी खबर दिखाते हैं जिसके दो पहलू हैं। पहली अच्छी खबर, जबकि दूसरी सच्ची खबर है। अच्छी खबर यह है कि काशी हरिद्वार की तर्ज पर अब दिल्ली में यमुना के घाट पर गंगा आरती की तैयारी चल रही है और इसके लिए पहले दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास मौजूद कुटिया घाट का नाम बदलकर वासुदेव घाट किया गया है और फिर उसके कायाकल्प का संकल्प लिया गया है। 2 साल पहले तक इस घाट के किनारे कूड़ा करकट हुआ करता था। यमुना के पानी में प्रदूषण की वजह से सफेद झाग नजर आया करती थी, लेकिन आज वासुदेव घाट पर गंदगी का नामो निशान तक नहीं है। वासुदेव घाट की साफ सफाई के अलावा उसके सौंदर्यीकरण का भी खास ख्याल रखा गया है। इसके लिए वासुदेव घाट पर एक पक्का घाट बनाया जा रहा है। घाट के बगल में दिल्ली की पहचान लाल पत्थरों से एक पैदल मार्ग भी बनाया गया है, जिस पर अभी से ही लोगों ने सुबह शाम टहलना शुरू कर दिया है। सुबह शाम पैदल मार्ग पर चलने या फिर टहलने वाले लोगों को देखने में दिक्कत न हो, इसके लिए लाल पत्थर से बने बिजली के खंभे भी लगाए गए हैं। चारबाग शैली में बारादरी यानी कि मंडप जैसी संरचनाएं भी बनाई गई हैं। इसके अलावा लाल पत्थर से छतरियां भी तैयार की गई हैं। गुलाबी बलुआ पत्थरों से बने 2 हाथी पहले ही इंस्टॉल किए जा चुके हैं। घाट के से यमुना नदी तक जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई हैं और इसके साथ ही यमुना के जल में सुरक्षित स्नान के लिए अलग से एक स्नान कुंड भी तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ वासुदेव घाट की शुरुआत में एक 30 किलो वजनी बड़ी घंटी भी लगाई गई है। इसके साथ वासुदेव घाट पर लैंडस्केप भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें रंग बिरंगे फूलों के अलावा गर्मी में छाया देने वाले वृक्ष भी लगाए जाएंगे। वासुदेव घाट के कायाकल्प का काम डीडी यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से करवाया जा रहा है। पिछले 2 साल से ये लगातार चल रहा है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि अप्रैल महीने तक वासुदेव घाट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद वाराणसी हरिद्वार की तर्ज पर यहां यमुना आरती भी संभव हो पाएगी। वासुदेव घाट बनने से आसपास रह रहे लोग काफी खुश हैं और उन्हें अब आरती के शुरू होने का इंतजार है। कई लोग उम्मीद यही जता रहे हैं कि भावविभोर क्षणों का आनंद लेने के लिए उन्हें दिल्ली से बाहर वाराणसी और हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं होगी। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के यमुना घाट पे। इस घाट का नाम पहले कुत्सिया घाट हुआ करता था, जिसे बदल के अब वसुदेव घाट रख दिया गया है। घाट का नाम बदला तो स्थिति और तस्वीरें दोनों ही बदल गई। पहले इस घाट में कचरा पड़ा होता था, घाट पूरी तरीके से वीरान रहता था, लेकिन जब से इस घाट का नाम वसुदेव घाट पड़ा है, तस्वीरें इतनी सुंदर हैं कि ट्यूलिप के जो हैं फूल यहाँ पे उगे दिख रहे हैं। सुंदर सुंदर मंडप बना दिए गए हैं। लाल पत्थर से जो है वो मूर्तियां बनाई गई हैं हाथी की, और पूरा जो 1.5 किलोमीटर का ये पैच है, इसका 2 साल से सौंदर्यकरण का काम चल रहा है। सरकार की कोशिश है कि बनारस की तरह, हरिद्वार की तरह राजधानी दिल्ली के घाटों पे भी यमुना की आरती हो सके। जो सौंदर्यकरण है वो इस घाट का पूरी तरीके से किया जा रहा है और डीडीए का कहना है कि अप्रैल तक इस घाट का पूरी तरीके से सौंदर्यकरण हो जाएगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आसानी से जो है यमुना की आरती कर पाएंगे। घाट के ठीक नीचे जो है वो सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं, एक पूरा पैच बनाया जा रहा है जहाँ पे लोग शाम को आके जो है वो वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। इस घाट को सौंदर्यकरण करने की पूरी कोशिश की जा रही है और जो राजधानी दिल्ली के लोग आरती देखने दूसरे जो है धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, वो अपनी ही राजधानी दिल्ली में जो है आरती कर पाए। और वासुदेव घाट के सौंदर्यीकरण से जुड़ी इसी खबर का अब दूसरा पहलू आपको दिखाते हैं। यमुना नदी के किनारे मौजूद ये घाट तो चमकने लगा है, लेकिन उसके किनारे पर बहने वाली यमुना का जल अभी भी बहुत प्रदूषित है, गंदा है, और जिसकी वजह से घाट पर कुछ देर बाद खड़ा होना बेहद मुश्किल हो जाता है। यमुना के बढ़ते जल से लगातार बदबू आने लगती है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना की प्राथमिकता भी यमुना में प्रदूषण को खत्म करने की है, लेकिन सभी प्रयासों और दावों की हकीकत काफी दूर है। यमुना के प्रदूषण के लिए बढ़ती आबादी, सीवेज के अलावा उद्योग भी जिम्मेदार हैं, जिनका यमुना के जल को प्रदूषित करने में बड़ा हाथ रहा है। दिल्ली सरकार और प्रशासन की तरफ से उद्योगों की निगरानी सही तरीके से की नहीं जा रही है। दिल्ली के ज्यादातर औद्योगिक इकाइयों में CITP यानी कि सेंट्रल इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ठीक से संचालित नहीं हो पाए हैं। जितनी मात्रा में वो गंदगी उत्सर्जित करते हैं, उतनी मात्रा में उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा मात्रा में केमिकल यानी कि रसायन यमुना के जल तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से यमुना में झाग नजर आता है। यमुना की साफ सफाई से जुड़े पहाड़ जैसे लक्ष्य को हासिल करने के बीच कई लोग अब भी पूजा अनुष्ठान से जुड़ी सामग्री नदी में फेंकने पहुंच जाते हैं, जिनको रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं है। वासुदेव घाट से कुछ दूर कूड़े का जमा करना
भी एक बड़ी समस्या है और लोकेशन की जानकारी भी आम लोगों को ठीक से नहीं है, जिसकी वजह से वो पूजा अनुष्ठान से जुड़ी सामग्री यमुना के जल में प्रवाहित कर देते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच मुक्त लक्ष्य के बावजूद यमुना के किनारे कई लोग पहुंच जाते हैं, जिससे उसका जल प्रदूषित होता है और उसके अलावा यमुना के जल का इस्तेमाल सिंचाई, कपड़े धोने और नहाने जैसी गतिविधियों के लिए भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में साबुन और कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट यमुना के पानी में बह जाते हैं। यही नहीं, कपड़ों से निकलने वाले मैल भी यमुना नदी को दूषित कर रहे हैं और इन गतिविधियों को रोकने के लिए हालांकि कई व्यवस्थाएं की गई, लेकिन कुछ भी कारगर साबित नहीं हुआ। रोजमर्रा की चीजों के लिए यमुना के जल का इस्तेमाल करने वाले लोग बेघर होने की दुहाई देते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यमुना के घाट तो सुंदर दिखने शुरू हो गए हैं, लेकिन उसका जल कब साफ होगा, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। वसुदेव घाट को बनाने का मकसद है कि दिल्ली वाले भी बनारस और हरिद्वार की तरह यमुना नदी की आरती कर सके, लेकिन बनारस और हरिद्वार में जिस नदी की आरती की जाती है उसका जल स्वच्छ है, शीतल है, निर्मल है, लेकिन वसुदेव घाट के ठीक सामने जो यमुना नदी बह रही है उसका जल प्रदूषित है। ये यमुना नदी मैली है। अब सवाल ये उठता है कि घाट का सौंदर्यकरण का काम तो अप्रैल में पूरा हो जाएगा, लेकिन घाट के ठीक सामने बह रही ये यमुना नदी का पानी कब साफ होगा? कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ अनामिका गौड़, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, बात मौसम की। पहाड़ों पर बर्फबारी ने उत्तर भारत के मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन तमाम राज्यों की वादियां बर्फ से पटी हुई हैं। बेशक यहाँ सैलानियों की बहार है, टूरिज्म को फायदा हो रहा है, लेकिन भारी बर्फबारी से दिक्कतें भी बहुत हैं। कई हाईवे जाम है क्योंकि आवाजाही थम गई है। घाटी में ऊंचाई वाले इलाकों पर एवलांच का खतरा भी बढ़ गया है। पहाड़ों में मौसम औसम है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में बहार है। जम्मू कश्मीर के पुंछ की खूबसूरती को बर्फबारी ने चार चांद लगा दिए। जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ नजर आती है। राजौरी के मुगल रोड पर भी बर्फ का कब्जा है। बर्फ से पटी इन वादियों में बर्फ हटाने का काम भी तेजी से जारी है ताकि आवाजाही पर ब्रेक न लगे। जम्मू कश्मीर के रामबन और पटनी टॉप की खूबसूरती इस वक्त देखते ही बन रही है। यहाँ सैलानियों की बहार है। कहीं बर्फ की गोलाबारी हो रही है तो कहीं सेल्फी का दौर जारी है। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फीले तूफान यानी अवलांच का खतरा बढ़ गया है। सोनमर्ग में श्रीनगर करगिल राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा बर्फीला तूफान आया है, जिससे कई फुट जो है बर्फ मुख्य राजमार्ग पर जमा हुई है, जिसको हटाने के प्रयास हो रहे हैं ताकि श्रीनगर करगिल राजमार्ग को यातायात के काबिल बनाया जा सके। मौसम विभाग और प्रशासन ने पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को बर्फीले तूफानों से सतर्क रहने के लिए कहा है। घाटी में तमाम जगहों पर कई फुट मोटी बर्फ की चादर बिछी नजर आ रही है। बेशक सैलानियों के लिए तो ये खूबसूरत नजारा है, लेकिन कई दुश्वारियां भी इससे पैदा हो गई हैं। बर्फबारी की वजह से सड़क और हवाई सफर पर असर पड़ा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हालात सामान्य करने में लगातार जुटा है। अब केदारनाथ धाम से आई सबसे ताजा तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए। बाबा केदार के दर पर मानो प्रकृति का उत्सव चल रहा हो। कई इंच मोटी परत पूरे मंदिर परिसर पर दिखाई दे रही है। और औली की खूबसूरती का तो क्या ही कहना। बर्फ से ढकी वादियों में सैलानी एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा ले रहे हैं। बर्फबारी की वजह से जगह जगह रास्ते भी जाम हो गए हैं। हालांकि प्रशासन तेजी के साथ रोड क्लियर करने में जुटा है ताकि सैलानियों को परेशानी ना हो। बर्फबारी से हिमाचल की वादियां खिल उठी हैं। ये मनाली की तस्वीरें हैं। वहीं धर्मशाला की धौलाधार पहाड़ियां भी बर्फ से लदी हुई हैं। ताजा बर्फबारी और बारिश के बाद यहां मौसम बेहद खुशनुमा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए बात दिल्ली एनसीआर और आसपास के मैदानी इलाकों की भी कर लेते हैं, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि अब ठिठुरन भरे दिन बीत गए हैं। सुहावना मौसम दस्तक दे रहा है। 3-4 दिन की बारिश के बाद दिल्ली में आसमान साफ होगा और धूप खिलेगी। अच्छी खबर वैसे ये भी है कि आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों को कोहरे से भी राहत मिलने वाली है। दिल्ली एनसीआर के साथ पूरे उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर से बदल गया है। बारिश के बाद अब मौसम थोड़ा खिला खिला है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा और क्या फिर बारिश होने वाली, हम समझेंगे मौसम वैज्ञानिक कुलदीप सर से। सर, मुझे लगता है लंबे इंतजार के बाद बारिश आई है और जिसका लोग इंतजार कर रहे थे कि धूप दिखने लगी है। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, जनवरी में कोई हमारे पास पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नहीं था, तो इससे बारिश नहीं हुई थी। फरवरी के शुरुआत में ही हमारे पास 2 बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए थे, जिनके चलते आप देखेंगे कि अच्छी बारिश हमारे पास हुई है। और जो फरवरी का कोटा है वो 2 ही बारिश में हमारे पास पूरा हो चुका है। और उसके बाद चूंकि दोनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी प्रभाव खत्म हो चुका है और दोनों से एसोसिएटेड जो क्लाउड है, रेनफॉल एक्टिविटी खत्म हो गई है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया से आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी ड्राई कंडीशन चल रही है। बारिश होती है, AQI जो है वो सुधर जाता है, अभी पुअर से मॉडरेट सिचुएशन में आ गया। तो क्या आने वाले दिनों में बारिश होगी, नंबर 1। और नंबर 2 ये, क्योंकि हमारे जो दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोग हैं वो ये भी जानना चाहते होंगे कि कहीं वो जनवरी और दिसंबर वाली जो कपकपाती ठंड है वो तो अब नहीं लौटने वाली। देखिए, फिलहाल तो इस वीक में कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इफेक्ट नहीं करने जा रहा है, तो बारिश नहीं आएगी हमारे पास। एटलीस्ट इस वीक में आप कह सकते हैं कि 12 तारीख तक फिलहाल बारिश होने के दिल्ली एनसीआर में कोई चांसेस नहीं है। और जो कपकपाती ठंड है वो भी हमारे पास निश्चित तौर पे कम रहेगी। दिन में हवा के चलते थोड़ी सी आपको ठंड की फीलिंग हो सकती है, लेकिन चूंकि आसमान साफ रहेगा तो आपको बेहतर महसूस होता रहेगा। तो वेदर फिलहाल अभी हमारे पास कंफर्टेबल रहने वाला है। और जैसा कि हमारे पास जो इंटेंस आप कह सकते हैं ठंड का पीरियड, जो कि फॉग या ओवरऑल मिलाकर के जो 20 दिसंबर से लेकर के फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक होता है, तो वो निकल चुका है। बारिश की वजह से दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। सुहावने मौसम और साफ हवा की सौगात दिल्ली वाले जमकर इसका लुत्फ भी उठा रहे हैं और यही एक वजह है कि इन दिनों इंडिया गेट की रौनक बढ़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे महीने सुहावना मौसम बना रहेगा। हालांकि सुबह शाम सर्द मौसम गुलाबी ठंड का एहसास जरूर करवाएगा। जैसे ही 4 दिन लगातार बारिश हुई तो दिल्ली और एनसीआर का AQI भी मॉडरेट कंडीशन में आ गया है, यानी AQI की स्थिति में सुधार हुआ है। जो पहले पुअर था वो अब मॉडरेट में है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि ये सिलसिला भी अभी बरकरार रहेगा, क्योंकि AQI के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होती है, जैसे तापमान, हवा और बारिश। तो बारिश अभी दिल्ली एनसीआर में हुई है, जिसने पूरे फरवरी का कोटा पूरा किया है। वहीं हवा भी चल रही है और तापमान बढ़ रहा है, तो ये वजह है कि अभी AQI की स्थिति में भी सुधार रहेगा। साथ ही जिसका इंतजार दिल्ली एनसीआर वाले समेत पूरा उत्तर भारत कर रहा था, वो मौसम भी अब आ गया है। यानी जो कपकपाती ठंड थी उससे राहत मिल गई है, चहचहाती धूप निकल आई है और लोग भी अब अपने घरों से बाहर निकल कर इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। विजय ठाकुर के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।